अगला जो चैप्टर है वो है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। क्योंकि शैलेंद्र जी ने राज कपूर जी के बारे में बहुत सारी बातें उसमें बताई हैं, क्योंकि राज कपूर और शैलेंद्र जी आपसी मित्र थे, ऐसा कि उसमें आपके जो चैप्टर है उसमें बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करें। कौन सी फिल्म की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया था? तो राज कपूर के जीवन में कि काफ़ी बाउंस बैक मिला जब उनकी संगम फिल्म आई थी। तो संगम जो फिल्म थी उसमें अच्छा अभिनय करने के बाद राज कपूर में आत्मविश्वास भर गया था। 1965 में राज कपूर ने किस फिल्म का निर्माण आरंभ किया था? तो 1965 में राज कपूर जी ने मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी उसका निर्माण आरंभ किया था। संगम की अपार सफलता के बाद राज कपूर ने किन फिल्मों के निर्माण आरंभ किए? तो संगम की जब सफलता हो गई तो और उस एक्टर को जब मार्केट में अच्छी वैल्यू मिलने लगी तो उन्होंने मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी फिल्में जो हैं उन्होंने उनका निर्माण शुरू किया था। मेरा नाम जोकर फिल्म का एक भाग बनाने में कितना समय लगा? तो 6 वर्षों का समय, क्योंकि उस टाइम में तो काफ़ी वक्त लगता था। आजकल तो फिल्में 2-3 महीने में ही कंप्लीट बन जाती हैं। शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किस वर्ष किया था? तो शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण 1966 में किया था। राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ अदायगी किस फिल्म में की थी? तो राज कपूर ने अपने जीवन की उत्कृष्ट जो अभिनय था वो तीसरी कसम फिल्म में किया था। तीसरी कसम फिल्म का पूरा नाम, जो कि रेनू की रचना है, उसका नाम है तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम। हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कृति को किस पर पूरी सार्थकता के साथ उतारा गया था? तो सेल्यूलाइड। एक रील होती थी पहले जो कि उसको ड्यू करने के बाद नेगेटिव उसमें चलते थे, वो थी सेल्यूलाइड। लेखक ने सेल्यूलाइड पर लिखी कविता किस फिल्म को कहा है? तो लेखक यानी प्रहलाद अग्रवाल ने तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी हुई यानी रील पर लिखी हुई कविता कहा है। शैलेंद्र जी की प्रथम और अंतिम फिल्म कौन सी थी? तीसरी कसम फिल्म उनकी पहली और अंतिम फिल्म थी। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रपति स्वर्ण पदक उनको मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन का उनको पुरस्कार मिला, मास्को फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला, उनको 2-3 पुरस्कार उससे मिले थे। शैलेंद्र जी ने किसकी भावनाओं को शब्द दिए? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शैलेंद्र जी ने राज कपूर की भावनाओं को शब्दों से उकेर दिया है। राज कपूर ने शैलेंद्र से कितना पारिश्रमिक एडवांस में मांगा था? यानी राज कपूर जो अभिनय करता थे, एक्टर थे, उन्होंने अपने दोस्त शैलेंद्र से अपना जो पैसा था वो एडवांस में कितना मांगा? उस जमाने में 1 रुपया की बहुत वैल्यू हुआ करती, तो 1 रुपया लिया। तीसरी कसम रचना के मूल रचनाकार कौन है? तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम जो रचना है, उपन्यास, इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि बिहार प्रांत के हैं। शैलेंद्र जी कैसे व्यक्ति थे? तो शैलेंद्र जी एक आदर्शवादी भावुक कवि थे। राज कपूर की फिल्म तीसरी कसम में उनका क्या नाम था? उनकी जो फिल्म है उसमें नाम था हीरामन, और जबकि हीराबाई की जो भूमिका निभा रही थी उन अभिनेत्री, उनका नाम था वहीदा रहमान। तीसरी कसम फिल्म में किस संगीतकार ने संगीत दिया था? तो इस फिल्म में मशहूर उस जमाने के मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने संगीत दिया था। तीसरी कसम फिल्म कैसे गणितज्ञों की समझ से पड़ी थी जो 2 से 4 बनाने की गणित जानते, यानी अधिक से अधिक पैसा कमाने वाले लोगों के दिमाग से परे की चीज थी, क्योंकि उसमें ऐसा कोई फुअड़पना नहीं दिखाया गया था जिससे उन्हें पैसे की कमाई हो। तीसरी कसम फिल्म में छुपी करुणा किस पर तौली जाने वाली चीज नहीं थी? तो वह करुणा की तराजू पर तौली जाने वाली चीज नहीं थी, उसे सिर्फ महसूस कर सकता था। शैलेंद्र जी कितने वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी वहाँ के तौर तरीकों से नावाकिफ थे, यानी उन्हें उनके तौर तरीके बिल्कुल भी मालूम नहीं थे। तो लगभग वो इंडस्ट्री में 20 वर्षों तक काम करते रहे, लेकिन 20 वर्षों में भी वो इंडस्ट्री के जो नियम शर्तें हैं, उनके रूल्स को वो नहीं समझ पाए थे। शैलेंद्र जी ने इंडस्ट्री में रहकर किसे नहीं अपनाया था?
तो झूठे अभिजात्य को यानी झूठे दिखावे को, कुछ मॉडर्न चीज़ों को उन्होंने कहा था कि जो साधारण चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने थी उससे ही हमें सेलुलॉइड पर दिखाना है, ताकि दर्शक उस करुणा से अभिभूत हो सके जो राइटर के द्वारा या अभिनयकर्ता के द्वारा दिखाई गई है। शैलेंद्र के जो गीत थे वो कैसे थे? तो शैलेंद्र के जो गीत थे वो थे भावप्रवण, भाव से परिपूर्ण। शैलेंद्र जी ने किसके साथ 100% न्याय किया था? तो शैलेंद्र जी ने जो रेणु साहब की रचना थी उसकी मूल साहित्य रचना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के साथ पूरा न्याय किया था। मेरा जूता है जापानी गीत के रचयिता कौन है? ये शैलेंद्र जी का वो मशहूर गीत है जो कि राज कपूर जी पर फिल्माया गया है। मन की बात समझती है ना आप, यह संवाद हीरामन ने हीराबाई से कहाँ पर कहा था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कजरी नदी के किनारे बैठ करके ये संवाद हीरामन ने हीराबाई से कहा था। हीरामन किसमें अपनापन खोजने वाला सहृदय गाड़ीवान है? तो हीरामन एक नौटंकी की बाई यानी जो स्टेज परफॉर्मेंस करके अपनी जीविका जो कमाती हैं उस बाई के अंदर अपनापन खोज रहा था, क्योंकि वह भोला भला गाड़ीवान है। हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो लोक तत्व का भाव, यानी जो मूल तत्व है उससे वो परे है। इसी लोक तत्व का अभाव के कारण वहाँ सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। दुख का विभत्स रूप दिखाकर निर्देशक क्या करना चाहते हैं? तो कई बारी ऐसी चीज़ों को ग्लोरीफाई यानी बड़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं। विभत्स होता भयंकर रूप दिखा करके जो डायरेक्टर हैं फिल्मों के वो दर्शकों को का भावनात्मक शोषण करते हैं। फिल्मों के किन चित्रों को ग्लोरीफाई किया जाता है? यानी त्रासद के चित्रों को। त्रासदी यानी कोई भी ऐसी भयंकर प्राकृतिक घटना जिसको बड़ा चढ़ा करके दिखा करके लोगों को में डर बना करके या उनके भावनात्मक शोषण करके वो पैसे कमाते हैं। शैलेंद्र जी सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी किससे कोसों दूर थे? तो यश और धनलिप्सा से, यानी उन्हें ना तो पब्लिसिटी चाहिए थी ना उन्हें पैसा चाहिए, सिर्फ वो लोगों के बीच जाना चाहते थे ताकि जो मूल कथा है उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। व्यथा व्यक्ति को पराजित न करके उसके क्या संदेश देना चाहती है? तो जब व्यथा आती है तो व्यक्ति इतना सबल हो जाता है कि वह हमेशा आगे बढ़ने के बारे में ही सोचता है, पीछे हटने के बारे में नहीं सोचता है। तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने स्वयं को किससे एकाकार कर लिया था? तो हीरामन का जो कैरेक्टर था उसमें वो बिल्कुल घुस ही गए थे, उन्होंने एकाकार कर लिया था हीरामन से। तीसरी कसम फिल्म में काम करने से पहले राज कपूर एशिया में किस नाम से जाने जाते थे? तो एशिया का सबसे बड़ा शोमैन जो था वो राज कपूर थे। हीरामन हीराबाई को कौन सी चीज़ें पर रीझता था? हीराबाई की फेनोग्लासी बोली पर, यानी जो देहाती बोलती थी उस बोली पर, यानी अंग्रेजी में जो शहरी बोलती थी उस फेनोग्लासी कहा गया है, उस बोली पर वो मोहित होता था, रीझता था। तीसरी कसम के अधिकतर गीत किसने लिखे थे? तो तीसरी कसम फिल्म के अधिकतर गीत फणीश्वर नाथ रेणु जो कि मूल साहित्य रचना के लेखक हैं उनके द्वारा लिखे गए थे। तीसरी कसम फिल्म के गीत किस पार्श्व गायक की आवाज़ में गाए गए थे? तो उस जमाने में पार्श्व गायक यानी जो प्लेबैक सिंगर थे वो थे मुकेश जी, उनकी आवाज़ में ही ये गीत गाए गए थे और फिल्माए गए थे हीरामन पर। अगला जो अध्याय है वो है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक है निदा फाजली। तो बाइबल में सोलोमन को कुरान में क्या कहा जाता है? कुरान में उसको सुलेमान कहते हैं, जबकि बाइबल कहती है उसको सोलोमन। सुलेमान का शासनकाल कितने ईसा से पूर्व था? तो ईसा बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। ईसा मतलब गॉड जो क्राइस्ट आए थे उससे पहले, ईसा से लगभग 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे सुलेमान। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, ये कथन किसका था? तो ये कथन जो बादशाह था सुलेमान उनका था। चींटियों ने किसके लिए ईश्वर से दुआ की? तो चींटियों ने बादशाह सुलेमान के लिए ईश्वर से दुआ की थी। महाकवि शेख अयाज ने किस भाषा में आत्मकथा लिखी थी? तो महाकवि जो शेख अयाज हैं उन्होंने सिंधी भाषा के कवि हैं, तो उन्होंने सिंधी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। मैंने घरवाले को बेघर कर दिया है, उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? तो शेख अयाज के पिता ने
कहा था, क्योंकि जब वो कुएं पर नहाने गए थे तो कुएं की डेक से, कुएं की मुंड से एक काला च्योंटा उन पर चढ़ के आ गया था। उस च्योंटा को छोड़ने के लिए वो उठ गए खाना खाते समय। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में किस पैगंबर का जिक्र मिलता है? तो नूह नाम का एक पैगंबर है जो कि मुस्लिम संप्रदाय के एक धर्म गुरुओं में से थे, तो उसके बारे में वो उनका नाम मिलता है, नाम है नूह। पैगंबर का असली नाम क्या था? लश्कर, लश्कर के नाम से जानते हैं। इस्लाम में किसे गंदा समझा जाता है? तो इस्लाम में डॉग को यानी कुत्ते को गंदा माना गया है। महाभारत में युधिष्ठिर के साथ अंत तक कौन साथ निभा रहा था? तो एक प्रतीकात्मक, एक सांकेतिक रूप में कुत्ता ही था जो युधिष्ठिर के साथ अंतिम समय तक रुका रहा था। मानव जाति ने अपनी बुद्धि से क्या किया है? तो भैया मानव जाति ने अपनी बुद्धि से आपसे में दीवारें खड़ी कर दी हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। प्राचीन समय में लोग कहाँ मिलजुल कर रहते थे? तो बड़े बड़े दालानों में और बड़े बड़े आंगनों में, क्योंकि प्राचीन समय में जो एकल परिवारों का ज़्यादा चलन नहीं था और सारे जो परिवार थे वो संयुक्त परिवार ही रहा करते थे। बढ़ती हुई आबादी के कारण मानव ने क्या किया है? तो बढ़ती हुई आबादी के कारण मानव ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। किनकी विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू किया है? बारूदों की विनाश लीलाओं ने, क्योंकि आज मनुष्य ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसे अपनी जान की परवाह तो है ही नहीं, साथ साथ में उसे समाज या देश या विश्व के लोगों की जान की परवाह नहीं, इसलिए उसने आणविक हथियारों, बारूद जो है उसने बना ली है। नेचर के गुस्से का नमूना कुछ साल पहले कहाँ देखा गया था? तो नेचर के गुस्से का एक छोटा सा नमूना हमने मुंबई में देखा, क्योंकि वहाँ पर उसने जैसे ही बिल्डरों ने उसकी ज़मीन को हथियाना शुरू किया, उसने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपनी ऊपर तैर रहे 3 जलयानों को बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया था। कबूतरों को किसका अजीज बताया गया है? तो कबूतरों को हजरत मोहम्मद के अजीज बताए गए हैं। लेखक का पुश्तैनी मकान कहाँ पर था? तो लेखक जो हैं उनका निदा फाजली, उनका जो पुश्तैनी मकान था वो था ग्वालियर में। अंडे फूटने के गुनाह की माफ़ी मांगने के लिए लेखक की माँ ने क्या किया? तो जैसे ही उनसे कबूतर का अंडा फूट गया उनके हाथ से, तो माँ ने अपनी गलती की क्षमा के लिए 1 दिन का रोजा रखा था। ग्वालियर के अतिरिक्त लेखक का घर मुंबई में कहाँ पर है? तो लेखक देखो, एक तो पुश्तैनी गांव तो उनका है ग्वालियर, लेकिन अभी लेखक जो है वो वर्सोवा मुंबई में रहते हैं। कबूतरों ने अपना घोंसला कहाँ पर बनाया था? तो कबूतरों ने फ्लैट की मचान पर, यानी जंगले के ऊपर जो मचान है वहाँ पर अपना घोंसला बनाया था। कबूतर पुस्तकालय में घुसकर किसको सताते थे? तो कबूतर उनकी लाइब्रेरी में घुसते थे और मिर्जा गालिब को और कबीर को उनको सताते थे, यानी उन पर गंदगी फैला करके वो लौट जाते थे। अगला जो अध्याय है वो है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से किस आंदोलन में शामिल हो गए थे? तो रविंद्र केलेकर गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल थे, क्योंकि गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ था। उस आंदोलन में केलेकर साहब भी शामिल थे। केलेकर कैसे चिंतक के रूप में विख्यात थे? तो एक गांधीवादी चिंतक थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में लेखक के द्वारा प्रस्तुत ये प्रसंग कैसा बनाने के लिए प्रेरणा देता है, कैसा बनने के लिए प्रेरणा देता है? एक जागरूक और एक सक्रिय नागरिक बनने की इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा देता है। शुद्ध सोने की तुलना किससे की गई है? शुद्ध सोना यानी शुद्ध आदर्श हैं, उनके तुलना की गई है। कौन सा सोना शुद्ध सोने से ज़्यादा मजबूत होता है? तो गिन्नी का जो सोना है, जो 8 ग्राम की हुआ करती थी, उसका सोना शुद्ध सोने से ज़्यादा मजबूत होता है। गिन्नी के सोने में क्या मिलाया जाता है? तो थोड़ा सा तांबा उसमें मिला करके उसको कठोर किया जाता है और थोड़ी चमक भी बढ़ाई जाती है। तांबे को किसकी संज्ञा दी गई है? व्यवहारिकता की। अपने व्यवहार को तांबे की तरह बताया, जो व्यवहार कभी भी जो अगर आदर्शों में घुल जाए तो आदर्श जो है वो चमक जाते हैं। गांधी जी को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। लेखक ने किन लोगों को हमेशा सजग माना है? व्यवहारवादी लोगों को। जो व्यक्ति समाज में व्यवहार कुशल होते हैं उन्हें ही जो है वो सजगता से प्रतीक माना गया है। समाज को किसने नीचा गिराया है?
तो जो हमारा समाज है वो किसने से नीचे गिरा है, वो है व्यवहारवादियों ने। जो लचीला व्यवहार है उन लोगों ने समाज को नीचे गिराने का प्रयास किया है। समाज को शाश्वत मूल्य देने का कार्य किसने किया, तो समाज को शाश्वत मूल्य देने वाला जो कार्य है वो आदर्शवादियों के, जो आइडियलिस्ट हैं, उन्होंने किया है, ताकि लोग उनके आदर्शों पर चल करके समाज को आगे लेके जाए। रविंद्र केलेकर के प्रेरक प्रसंग व्यक्ति को कैसा बनाने की प्रेरणा देते हैं, तो रविंद्र केलेकर जी के जो प्रेरक प्रसंग हैं व्यक्ति को एक जागरूक और एक सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। झेन की देन किस दर्शन की ध्यान पद्धति की याद दिलाता है, तो ये झेन की देन इसमें एक बौद्ध दर्शन है, यानी महात्मा बुद्ध के नियमों को, उनकी शिक्षाओं को मानने वाले हैं जापानीज लोग। तो जापान में बौद्ध दर्शन का काफ़ी बोलबाला है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। रविंद्र केलेकर किस भाषा यानी बोली के रचनाकार थे, तो कोंकणी भाषा के रचनाकार हैं। कोंकणी जो कि दक्षिण में है, वहाँ की भाषा है कोंकणी, वहाँ के रचनाकार हैं। जापान के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, व्यस्तम, यानी व्यस्त होता है बिजी, उससे भी सुपरलेटिव डिग्री व्यस्तम, वो कभी खाली नहीं बैठते। जापान के अधिकतर लोग किस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो जापान के अधिकतर लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, क्योंकि वो 30 दिन का काम एक दिन में करने का प्रयास करते हैं। कितने फीसदी जापानी मनोरुग्ण हैं, यानी दिमागी तौर से बीमार हैं, 80%। जापानियों के मनोरुग्ण होने का क्या कारण है, क्योंकि वो 30 दिन का काम एक दिन में करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। जापान के लोग किस देश से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो जापानियों ने अपना कॉम्पिटिटर अमेरिका को माना है, और अमेरिका क्योंकि वो विकसित कंट्री है, तो अमेरिका की से होड़ लगा करके जापानी लोग उससे आगे निकलना चाहते, इसलिए वो दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं। जापानियों के दिमाग में कौन सा इंजन लगा है जिसके बल पर वे अपना कार्य त्वरित कर लेते, त्वरित होता है तुरंत, स्पीड फास्ट, यानी बहुत जल्दी से, तो स्पीड का इंजन है, उस तरीके से वो काम करते हैं। जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान में चाय पीने की जो विधि है उसको चानोयू कहते हैं। लेखक का मित्र उसे शाम को कहाँ ले गए थे, टी सेरेमनी में, यानी वहाँ पर जो जब खाली होते हैं लोग तो कुछ एक टाइम अपने दिमाग को आराम देने के लिए वो चाय पीने जाते हैं, उसे वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। पर्णकुटी कहाँ पर बनी हुई थी, पर्णकुटी यानी पत्तों से बनी हुई कुटिया जो कि 6 मंजिला इमारत पर बनी हुई थी। जापान में चाय बनाने वालों को क्या कहा जाता है, उसको जो चाय बनाते हैं वहाँ उनको कहते हैं चाजीन। चाजीन के चेहरे पर कैसा स्वर गूंज रहा था, तो उसे लगता था कि वह जापान की विशेषताओं का गुणगान किसी नव आगंतुक यानी बाहर के व्यक्ति के सामने कर रहा हो, यानी वह स्वयं को जापान समझ रहा था, एक प्रतिनिधि के रूप में वो उनके सामने था, इसलिए उसके चेहरे पर जय जयवंती का जो स्वर है वो गूंज रहा था। टी सेरेमनी में कितने लोगों को एक साथ प्रवेश दिया जाता है, तो टी सेरेमनी में सिर्फ 3 व्यक्ति अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शांति जो है वो बहुत प्रिय है, शांति को प्रथम स्थान दिया गया है ताकि वहाँ की शांति भंग ना हो। 2 घूंट प्याले की चाय को पीने का सिलसिला कितने समय तक चला, तो 2 घूंट चाय पीने में लेखक और उसके साथियों को लगभग 1.5 घंटा लगा। लगभग 90 मिनट में उन्होंने 2 घूंट जो है चाय पी थी। चाय पीने के बाद लेखक को कैसा महसूस हुआ, तो चाय पीने के बाद लेखक को महसूस हुआ कि वह अनंत काल में जी रहा है, यानी उसके दिमाग को अब शांति मिली है, तो उसे लगा कि वह बहुत स्वर्णिम टाइम में अनंत काल में जी रहा हो। लेखक ने भूत और भविष्य काल को कैसा माना है, इसको माना है मिथ्या, क्योंकि एक काल अभी आया नहीं है और एक काल निकल चुका है, तो दोनों काल जो हैं वो मिथ्या हैं, जबकि वर्तमान काल ही जो है सत्य है, जो कि हमारे सामने है। अब हम गद्य खंड के अंतिम अध्याय की ओर हैं, उसे भी इसी मुख्य बिंदुओं के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। कारतूस के लेखक हैं हबीब तनवीर। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कारतूस जो एकांकी है उसकी विधा क्या है, एकांकी, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अंग्रेज भारत में किसके भेष में आए थे,
तो अंग्रेज भारत में एक व्यापारी के भेष में आए थे। प्रस्तुत घटना कब की है? तो ये घटना 1799 की है। अध्याय में वर्णित घटना कहाँ की है? तो अध्याय यानी कारतूस जो अध्याय है उसमें जो घटना लिखी गई है वो गोरखपुर के जंगलों की है। गोरखपुर जो कि यूपी में पड़ता है वहाँ की है, और जहाँ से नज़दीक है नेपाल, बिल्कुल नेपाल के बाउंड्री की तरफ है गोरखपुर, वहाँ की। जंगल के किनारे लगे कैंप में कौन कौन उपस्थित थे? तो जंगल के किनारे लगे कैंप में कर्नल कॉलिंस और लेफ्टिनेंट मानिंद दोनों उपस्थित थे। दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। वजीर अली ने कितने समय हुकूमत की थी? तो वजीर अली ने लगभग 5 महीने तक शासन किया था, वो भी भयमुक्त शासन। उसने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है वो जंग से छिड़ी हुई थी, और उसने कह रखा था कि उसके रहते हुए उसकी जनता को, उसकी प्रजा को अंग्रेजों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को किसकी याद आ गई? तो वजीर की अफसाने सुनकर के जो कर्नल है कॉलिन, उनको रॉबिन हुड की याद आ गई थी। रॉबिन हुड जो कि एक अंग्रेज था और वो इंग्लैंड में रहता था, लेकिन वो भी काफ़ी जाबाज था और गरीबों का काफ़ी बड़ा मसीहा माना गया था। वजीर अली ने किसकी नींद हराम कर रखी थी? तो वजीर अली ने कंपनी के हुक्मरानों यानी कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, कंपनी की जो सेना थी, उन सब की नींद में खलल डाली हुई थी। वजीर अली ने अपने शासनकाल में कैसा शासन किया? तो उन्होंने 5 माह शासन किया था, वो भी भयमुक्त शासन। अवध का नवाब कौन था? तो अवध का जो नवाब था वो था नवाब आसिफ उद दौला। आसिफ उद दौला को छोटे भाई का क्या नाम था? तो आसिफ उद दौला जो कि अवध के राजा थे, नवाब थे, उनके छोटे भाई का नाम था सादत अली। वजीर अली की पैदाइश को किसने अपनी मौत समझा? तो वजीर अली की पैदाइश यानी उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके उसका जो चाचा यानी सादत अली जो है उसने अपनी मौत समझा। सादत अली कैसा व्यक्ति था? तो सादत अली एक ऐश पसंद यानी बहुत ही खुले मिजाज का व्यक्ति था, जो पैसा बहुत उड़ाता था और काफ़ी खुले हाथ से पैसा खर्च करता था। सादत अली ने राजा बनने की चक्कर में या एवज में कंपनी को कितने रुपए दिए थे? तो उन्होंने राजा बनने के चक्कर में, राजा बनने के बदले आधी जायदाद आधी मलकियत और 10 लाख रुपए नकद दिए थे। वजीर अली ने किसे भारत पर हमला करने का आमंत्रण दिया था? तो वजीर अली ने अफगानी शासक शाहिद जमा को भी भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था। अफगानी शासन को वजीर अली से पूर्व किसने दावत दी थी? तो अफगानी शासक को वजीर अली से पहले मैसूर के जो सुल्तान थे वो टीपू सुल्तान और शमसुद्दौला, उन दोनों ने दावत दी थी। शमसुद्दौला कौन था? तो शमसुद्दौला बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था और बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, ऐसा कर्नल कॉलिंस ने लिखा है। मुट्ठी भर आदमी इतना दमखम, ये संवाद किसने किससे कहा? तो ये संवाद कर्नल ने लेफ्टिनेंट जनरल से कहा था कि ये मुट्ठी भर आदमी हैं लेकिन बहुत ही दबंग और ताकतवर हैं। कंपनी के वकील का कत्ल किसने किया? तो कंपनी के वकील का कत्ल जो कि बनारस में रहता था वजीर अली ने किया था। कंपनी ने वजीर अली के लिए कितना वजीफा मुकर्रर किया था? यानी कंपनी ने वजीर अली के लिए कितना जो वजीफा स्कॉलरशिप अनाउंस किया था? तो 3 लाख रुपए ईयरली यानी वार्षिक। गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कहाँ तलब किया था, कहाँ बुलाया था? तो उन्होंने कलकत्ता बुलाया था, जबकि वजीर अली रहता था बनारस में, है ना। कंपनी का वकील कहाँ रहता था? बनारस में। कंपनी का वकील का कत्ल करके वजीर अली किस तरफ भाग गया था? तो कंपनी के वकील को हत्या करने के बाद जो वजीर अली है वो आजमगढ़ की ओर निकल गया था। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे अपनी हिफाजत में कहाँ पहुँचा दिया था? घाघरा एक क्षेत्र है ये, वहाँ या नदी के, घाघरा नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो घाघरा क्षेत्र है, वहाँ के राजा ने अपनी कस्टडी में उसे वहाँ तक पहुँचा दिया था। वजीर अली कहाँ पहुँचना चाहता था? वजीर अली का जो टारगेट था वो था नेपाल जाना। तो वजीर अली का कौन कौन पीछा कर रहे थे? तो वजीर अली का जो पीछा है
वो सादत अली यानी उसके चाचा के सिपाही भी कर रहे थे और साथ साथ में कंपनी के सिपाही भी कर रहे थे। कर्नल ने ताली बजाकर किसे बुलाया? कर्नल ने ताली बजा करके सिपाही को बुलाया। क्यों? क्योंकि उसे दूर से दिख रहा था कि जंगल की ओर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल ने किसे बाहर जाने का इशारा किया? तो कर्नल ने लेफ्टिनेंट और जो दरबान था सिपाही उसको बाहर जाने का इशारा किया। सवार ने कर्नल से क्या मांगा? तो जो घुड़सवार आया था उसने कर्नल से कुछ कारतूस मांगे और कर्नल ने खुश होकर के उसे 10 कारतूस दिए। और जो घुड़सवार था वो अपने आप मतलब वजीर अली ही था, लेकिन कर्नल उसे सामने देख करके हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि वह अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था, लेकिन उसे अंत में एक जाबाज सिपाही के रूप में कहा गया है। तो बच्चे ये था आपका गद्य खंड का पूरा रिवीजन। उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पेपर है हमारा बोर्ड का पेपर 10th क्लास, उसमें आपके जो चैप्टर के 20 से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप कंप्लीट कर पाएंगे और आपके भविष्य की उज्जवल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे जल्दी से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।